आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 25 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन 25 हमें बताता है कि अगर एक ट्रायल चल रहा है और उसमें काफ़ी ऑफेंसेस हैं, मतलब जैसे इंजरी 324 325 326 आईपीसी, ठीक है। मतलब जैसे पहले मारा, फिर उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ, ठीक है, उसमें इंजरी आई, वॉलंटरी कोजिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। अगर कहते हैं इस सिचुएशन में अगर ऐसे ऑफेंसेस है और इसमें अगर आपको पनिशमेंट होती है तो वो कैसी होगी, मतलब कितने ऑफेंसेस की आपको पनिशमेंट मिलेगी, क्या होगा, ये बता रहा है सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है वेयर अ पर्सन इज़ कन्विक्टेड एट वन ट्रायल, ठीक है, ऑफ टू और मोर ऑफेंस। अगर एक बंदा एक ही ट्रायल पे कन्विक्शन उसको होती है काफ़ी ऑफेंसेस की, मतलब एक या एक से ज़्यादा ऑफेंस, एक से ज़्यादा ऑफेंस का मतलब जैसे सपोज करो इंजरी हुई, फिर ग्रीवियस हर्ट हुआ, फिर उसको विद ग्रीवियस हर्ट विद वेपन हुआ, ठीक है। इस हिसाब से द कोर्ट में, मतलब में है, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, दैट इज़ आईपीसी, ठीक है, जो पहले आईपीसी थी 2023, सेक्शन 9 बीसी की बात कर रहा है। अगर कोई ऑफेंस है ना और उस ऑफेंस में काफ़ी ऑफेंसेस हुए हैं, मतलब ऑफेंस एक ही हुआ है, मतलब सपोज करो जैसे उस पहले इंजरी हुई फिर ग्रीवियस हर्ट हुआ, तो वहाँ पर ऑफेंसेस तो आगे लेकिन पनिशमेंट एक ही मिली, तो वो कहता उस सिचुएशन में कितनी सज़ा मिलेगी। सेक्शन 9 है वो बीएनएस का, कहता सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेस to the several punishment prescribed therefore which such court is competent to inflict, and the court shall, considering the gravity of the offence, order such punishment to run concurrently or consecutively। मतलब ये कह रहा है, कहता अगर किसी बंदे ने ऐसा ऑफेंस किया, ठीक है, और उस ऑफेंस में उसका एक ही ट्रायल चला, ठीक है, और उसको कन्विक्शन हुई, तो उस सिचुएशन में जो आपको सज़ा मिलेगी ना, जो कोर्ट होगा वो अपनी कंपिटेंसी से ज़्यादा नहीं देगा। सपोज करो एग्जांपल क्या है इसकी, एक बंदे ने किसी को इंजरी की, ठीक है, मुझे बीएनएस का सेक्शन नहीं पता, 323 आईपीसी थी, ठीक है, उसमें उसको 324 हुआ, ठीक है, 325 326 आपको, मतलब आपने ग्रीवियस इंजरी भी की, ग्रीवियस इंजरी जो आपने की विथ डेंजरस वेपन की, तो कहता ऑफेंस एक ही है, मतलब आपको उसने मारा उसको, ठीक है, तो वो कहता उस सिचुएशन में ट्रायल एक ही चलेगा। ऐसे नहीं है कि आपका 323 का अलग चलेगा, 326 का अलग चलेगा, ट्रायल एक ही है, आपको सज़ा हुई। तो जो कोर्ट है ना वहाँ पर सपोज करो जेएमआईसी के पास था, ठीक है, वहाँ पर जो जेएमआईसी होगा ना वो 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी कंपिटेंसी उतनी है। वो कहता है, ये लिखा हुआ है ना वर्ड कि ऑर्डर सच पनिशमेंट टू रन कंकरेंटली और कंसिक्यूटिवली। अगर सपोज करो कंकरेंटली का मतलब हो गया कि उसने 323 में उसको साल की दे दी, 324 में 2 साल की दे दी, 325 में उसको 3 साल की दे दी, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब ये टोटल हो गए 6 साल। 6 साल की तो उसकी कंपिटेंसी नहीं बनती। सब सेक्शन एक कह रहा है कि वो भाई 6 साल तक की सज़ा नहीं दे सकता क्योंकि उसकी कंपिटेंसी 3 साल तक है। ये हो गया। और कनकरेंटली का मतलब हो गया कि 1 साल 2 साल 3 साल थी, वो कनकरेंटली तीनों एक ही साइमल्टेनियसली चलेंगी एक ही टाइम पे, मतलब वो अगर सज़ा 3 साल उसकी कंप्लीट होगी तो उसकी सज़ा ख़त्म होगी, एक ही चलेंगी। अब वो कहता है और कंसेक्यूटिवली, मतलब कंसेक्यूटिवली का ये मतलब है कि पहले 1 साल कंप्लीट करेगा वो, उसका 1 साल कंप्लीट हो गया 323 में, फिर वो 1 साल ख़त्म होने के बाद जो 2 साल की पनिशमेंट है वो चलेगी, ठीक है। 3 साल हो गए, 3 साल उसने कंप्लीट कर लिया, और जो उसको 325 में 3 साल दिया वो अलग से लेगा, मतलब पहले 1 साल कंप्लीट करेगा, 1 साल के ख़त्म होने के बाद 2 साल करेगा, 2 साल ख़त्म होने के बाद 3 साल करेगा। ये होता है कंसेक्यूटिवली, ठीक है। ये सबसेक्शन 1 था। आगे सबसेक्शन 2 कहता है इन दी केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस, मतलब जो पहले एक खत्म होगा फिर दूसरा स्टार्ट होगा, उस केस में क्या होगा, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट विच इट इज़ कम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन ए कन्विक्शन ऑफ ए सिंगल ऑफेंस टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर अ हायर कोर्ट। ये सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं आपको लैंग्वेज में। ये कहता है कि अगर सपोज करो किसी कोर्ट ने जेएमआईसी ने कह दिया कि आपको ये कंसेक्यूटिव चलेगा, ठीक है, मतलब पहले एक कंप्लीट करोगे फिर सेकंड चलेगी, उस केस में अगर कहता कि आप उसका टोटल जो पनिशमेंट है 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब ये बन गए 3 4 6 साल बन गए। अब कंपिटेंसी तो 3 साल की है,
तो वो कहता है सबसेक्शन 2 ये उसकी पावर को वाइड कर रहा है, उसको ज़्यादा ज्यूरिडिक्शन है कि भाई आपने कहा था कि ये कंसेक्यूटिव चलेगी। तो इस केस में अगर आप पनिशमेंट उसकी डबल बन जाती है या 3 साल से ज़्यादा बन जाती है, आपकी कंपिटेंसी से ज़्यादा बन जाती है, तो ये नहीं है कि भाई उसकी सज़ा ज़्यादा बन गई और आपके पास पावर नहीं है और आप उस केस को अपनी हायर कोर्ट के पास भेज दो, सेशन कोर्ट के पास भेज दो, हाई कोर्ट के पास दे दो कि भाई मुझे लगता है इस केस में ज़्यादा जो पनिशमेंट है मैं दे नहीं सकता। वो सबसेक्शन 2 उसको पावर ज़्यादा दे रहा है कि भाई अगर नहीं है तो आपको सबसेक्शन 2 करे कि तुम दो पनिशमेंट, लेकिन वो कंसेक्यूटिव सेंटेंस होना चाहिए, कंकरेंटली नहीं होना चाहिए। कंसेक्यूटिव पहले 1 साल पूरा करेगा, फिर 1 साल के बाद दूसरा साल पूरा करेगा, 2 साल पूरी करने के बाद वो तीसरे साल जो उसको 3 साल की अलग पनिशमेंट मिली। उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि अपनी हायर कोर्ट को भेजो, ठीक है। अब उसकी प्रोविज़न है कि भाई आपने जो पहले कह दिया कि ठीक है आप कंपिटेंट हो उतनी दे दो, आप एग्रीगेट करके आप अपने से ज़्यादा भी दे सकते हो और आप हायर कोर्ट को ना भेजो। ये कहता है कि भाई नहीं रुको, प्रोवाइडेड डेट मैं कुछ बता रहा हूँ, क्या बता रहा है ये, इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, कहता प्रोवाइडेड डेट इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर। वो कहता है ऐसा आपको ऊपर सबसेक्शन 2 में तो कहते हैं कि आप डबल दे सकते हो, मतलब आपकी जितनी है आप हाई कोर्ट को नहीं भेज सकते हो, आप ही उसको ट्राई करते हो। लेकिन कहता है अगर आपने कंसेक्यूटिवली सेंटेंस दे दिया ना, उसमें 20 साल से ज़्यादा की सेंटेंस नहीं होनी चाहिए। सपोज करो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, सेशन जज के पास कोई केस आया जिसमें पनिशमेंट ज़्यादा है, उसने कंसेक्यूटिव सेंटेंस कर दिया, तो वो कहता है आपके पास नो डाउट आपके पास पावर है देने की, आप कंसेक्यूटिव 20 साल से ज़्यादा सेंटेंस नहीं दे सकते। या आप JMIC की सपोज करो, JMIC था उसमें उस सारे जो ऑफेंसेस थे उसके पास पावर थी देने की। अब 3 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। सपोज करो किसी बंदे ने उसमें 7 सेक्शन लगे, कोई भी हो सकते हैं, वो 7 सेक्शन सारे ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट है, मतलब ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट, उसको मैजिस्ट्रेट पनिशमेंट दे सकता है, ट्रायल उसके सामने चल सकता है। उस 7 ऑफेंसेस में उसने हर ऑफेंस में 3-3 साल की सज़ा दे दी, ठीक है। उसने कह दी अगर तो कंकरेंटली हुआ तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, सिंपल, ठीक है। कंकरेंटली कि भाई आप 3 साल अपने इसको उसमें इम्प्रिजमेंट करो। उसने कह दी कि ये कंसेक्यूटिवली चलेगा 3 साल 3 साल 3 साल, मतलब 7 ऑफेंस थे, 7 या 21, मतलब 21 ईयर हो गए। हम तो पहले कह रहे हैं कि भाई ठीक है 20 साल तक दे दो। वो कहता आपका उस सिचुएशन में 20 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते, आप 20 साल से कम ही दोगे, आप 3-3 साल दे दो, एक केस में आप 2 साल दे देना ताकि 20 ईयर्स हो जाए, वो आप कर सकते हो, आपके पास उतनी पावर है इसके हिसाब से, ठीक है। अब आ गया क्लोज बी। वो कहता है द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज़ कम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। ये उसको बार कर रहा है, अब उसकी पावर को फिर कम कर रहा है। सपोज करो हमने कह दिया था कि भाई आप 20 साल तक दे सकते हो, 20 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो सबसेक्शन बी ये कह रहा है कि भाई आपने कंसेक्यूटिवली कर दे कि कंसेक्यूटिवली सेंटेंस चलेगा लेकिन आपकी पावर 3 साल है, आप भाई सब क्लोज ये बी ये कह रहा है कि आप उस सिचुएशन में अपनी पावर से ज़्यादा मतलब डबल नहीं कर सकते। अगर आपको पास 3 साल की पावर है तो आप 6 साल तक की दे सकते हो JMIC। द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज़ कम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस। मतलब अगर सिंगल ऑफेंस के लिए आप इतना दे सकते हो तो आप अपनी पावर से डबल नहीं दे सकते। ट्वाइस शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, ट्वाइस मतलब डबल, ठीक है। Subsection 3 for the purpose of appeal by convicted person, the aggregate of consecutive sentence passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence। सपोज करो जिसमें कंसेक्यूटिवली सेंटेंस था उसका सेंटेंस 20 साल बनता सारों को मिला के। वो कहता है जो 20 साल है ना, अपील अगर आपने फाइल करना तो 20 साल की तरह उसको देखा जाएगा, ये नहीं कह सकते 3 साल नहीं, जितना एग्रीगेट हुआ टोटल जो आपको इम्प्रिजनमेंट है उस हिसाब से आप अपील फाइल करो। ये कह रहे हैं सेक्शन 25। नेक्स्ट हमारा आ गया 26 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। इन कन्फरिंग पावर अंडर दिस संहिता द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय नेम और इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसर्स बाय नेम और इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस और क्लासेज ऑफ ऑफिशियल जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल। मतलब अगर यहाँ इस संहिता में स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट पावर दे सकते किसी भी बंदे को, ठीक है, उसके ऑफिस से हिसाब से अगर उसको लगता है किसी भी क्लास ऑफिस मतलब किसी भी ऑफिसर कोई भी ऑफिसर हो सकते हैं इस संहिता के हिसाब से उसको पावर दे सकता है हाई कोर्ट या
state government. Subsection 2. Every such order shall take effect from the date on which it is communicated to the person so empowered. मतलब कहता कि अगर जो हमने सबसेक्शन 1 में आपने पावर दे दी ना, वो कब से इफेक्ट होगी, जब ने आपने कम्युनिकेट कर दिया इस पावर को उस बंदे को जिसने आपने दी है, ठीक है। आप उस डेट से आपके पास पावर हो जाएगी, उस डेट से ये इफेक्ट आ जाएगा। आगे सेक्शन 27, पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। कहता है व्हेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय द High Court or the state government with any power under this Sanhita throughout any local area is appointed to or equal to higher office of the same nature within a local area under the same state government, he shall, unless the High Court or the state government as the case may be otherwise directed, exercise the same power in the local area in which it is ही इज़ सो अपॉइंटेड। ये कह रहा है कि अगर सपोज करो किसी एरिया में 2 ऑफिसर्स हैं और हाई कोर्ट ने अलग से किसी को पावर दे दी, तो जिसको अलग से पावर दी वो उसी जो उसको पावर दी गया उसका वो परफॉर्म करेगा, वो फंक्शन करेगा जो भी उसको दिए हुए हैं। मतलब जब तक उसको अदरवाइज डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप अभी ये पावर अपनी उसको इन्वोक मत करो क्योंकि ये पावर हमने किसी और को भी दी। वो जब तक करेगा जब तक उसको डायरेक्ट किया हुआ हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे आ गया सेक्शन 28, विड्रॉल ऑफ पावर। द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे विड्रॉल आर ऑन द पावर कन्फर्ड बाय इट अंडर दिस सनीता और ऑन एनी पर्सन और बाय एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू इट। एनी पावर कन्फर्ड बाय द CGM or by the district magistrate may be withdrawn by the respective magistrate by whom such power were conferred। अब ये कहता है कि अगर किसी भी बंदे को हाई कोर्ट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी गई है इस संहिता के लिए, वो ही विड्रॉल करेंगे कि भाई आपसे हम ये पावर ले रहे हैं, हम किसी और को दे रहे हैं या किसी और के पास पहले किसी पावर थी। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर CGM देते हैं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देता है किसी भी अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को, तो अगर उसने पावर विड्रॉल करनी है उस जज द्वारा ही पावर विड्रॉल की जाएगी जिसने उसको पावर दी हुई थी। ये सेक्शन 2 का है। अब आगे हमारा आ गया सेक्शन 29 हमें बताता है पावर ऑफ द जजेस एंड द मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। ये बात करता है, कहता है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता द पावर एंड द ड्यूटी ऑफ ए जज और मैजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज्ड और परफॉर्म्ड बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस। सपोज करो जैसे कोई ऑफिसर था, ठीक है, उसका रिटायरमेंट या वो चला गया, तो उसका जो सक्सेसर इन ऑफिस होगा ना, जो उससे आगे वाला आने वाला जज होगा या कोई ऑफिसर मैजिस्ट्रेट होगा, तो उसके पास वही पावर होंगी जो उसके पास थी पहले, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, मतलब अगर कुछ और लिखा हुआ उसको देखते हुए ये पावर मिलेंगी उसको या कोई ड्यूटी। Subsection 2, when there is any doubt as to who is the successor in the office, the session judge shall determine by order in writing the judge who shall for the purpose of this sanhita or of any proceeding or order thereunder be deemed to be officer टू दी सक्सेसर इन ऑफिस। ये कह रहा है अगर ये डाउट है ना कि भाई कौन किसका सक्सेसर था ऑफिस का, तो जो सेशन जज हो ना ये क्लैरिफिकेशन देंगे कि भाई ये ऑफिस का ये ऑफिसर सक्सेसर है और इसके पास वो पावर है जो पहले थी और जो वो ये परफॉर्म ड्यूटीज़ करेंगे उसको। सब सेक्शन 3, व्हेन देयर इज़ एनी डाउट एज टू हु इज़ द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी मैजिस्ट्रेट। ये हमने ऊपर वाला जो पढ़ा था, व्हेन देयर इज़ एनी डाउट एज टू हु इज़, ठीक है, ये था सक्सेसर इन ऑफिस। ये उसमें मतलब स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया था कि किस कोर्ट में है। सब सेक्शन 2 में स्पेसिफिकली बताया गया अगर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, एज टू हु इज़ दी सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी मैजिस्ट्रेट, कि कौन है सक्सेसर इन ऑफिस, अगर कोई कौन है इसका सक्सेसर इन ऑफिस जो है मैजिस्ट्रेट का, तो अगर उन केस में क्या होगा, द CGM, ठीक है, ओ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एज द केस में बी शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट who shall for the purpose of this sanhita or of any proceeding or under thereunder be deemed to be successor in office of such magistrate। अगर तो कोई और मतलब ऑफिस है तो उस केस में सेशन जज बताएगा कौन है, ठीक है। मतलब सेशन कोर्ट, अगर सेशन कोर्ट का हमने देखना है कि कौन सक्सेसर कोर्ट है इस जज की या इस कोर्ट की, तो उस केस में सेशन जज आ गया। अगर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये बताना है कि कौन भाई इस मैजिस्ट्रेट का सक्सेसर है या CGM या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उन दोनों में से कोई भी बताएगा कि भाई ये जो कोर्ट है इसका ये सक्सेसर है, ये मैजिस्ट्रेट का ये सक्सेसर है, वो अपनी मतलब जो भी उनका प्रोटोकॉल होगा उनको करके वो बताएंगे कि इस ऑफिस का कौन सक्सेसर है।
तो ये हमारा था सेक्शन 29। तो आज हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया सारा।